देखिए हम बात करते हैं चित्रा की। बोर्ड सबको दिख रहा पहले बता सकते। चित्रा बोर्ड इनका नहीं दिख रहा सर। देखो दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा सर। नहीं दिख रहा है सर। नहीं सर। तो फिर एक मिनट रुको, फिर से बोल रही है, नेट की प्रॉब्लम है। बोर्ड नहीं दिख खुलने का टाइम लगेगा बेटा इसमें। चलो ऐसे नोट करो, चित्रा जो है ये टैगोर का बहुत अच्छा प्ले है। इसमें नोट करिए, लिखिए चित्रा इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर। चित्रा इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वन एक्ट प्ले वन एक्ट प्लेस ऑफ टैगोर। यानी टैगोर के जो भी वन एक्ट प्ले हैं उनमें चित्रा जो है वो बहुत ही पॉपुलर प्ले था। ठीक है, चित्रा प्ले कहाँ से लिया गया ये समझिए। अगला पॉइंट आप नोट करिए, लिखिए द प्लॉट ऑफ द प्ले। अगला पॉइंट नोट करिए, द प्लॉट ऑफ द प्ले has been taken from has been taken from the story of महाभारत। ठीक है, ये जो प्ले है इसका प्लॉट कहाँ से लिया गया है? ये महाभारत से लिया गया। इसमें चित्रांगदा और अर्जुन की कहानी है। अगर आप महाभारत से परिचित होंगे तो शायद कहानी आपने सुनी हो, चित्रांगदा की और अर्जुन की। अब बोर्ड दिख रहा है, देखो सब बच्चों दिख रहा है क्या सर? अब देखिए जो चित्रा है इसका प्लॉट कहाँ से लिया गया है? राम महाभारत। तो चित्रा का जो प्लॉट है वो महाभारत से लिया है। ये प्ले क्या चीज शो करता है? इसमें क्या चीज एक्सप्रेसेस expresses the ideal love. It expresses the ideal love between Arjun and Chitra. चित्रा प्ले जो है ये अर्जुन और चित्रा का जो आइडियल लव है उसको रिप्रेजेंट करता है। इस बात को ध्यान, ये जो चित्रा प्ले है, ठीक है, इसमें लगभग 9 सीन है। 9 सीन है इसमें, ध्यान रखिए। It has 9 scenes. It has 9 scenes. इसमें 9 सीन है। है ये वन एक्ट प्ले, यानी एक्ट एक ही है, सीन 9 है इसमें, ध्यान रखिए। और इसके दो एक कैरेक्टर भी आप लोग समझ लीजिए। ये जो दो कैरेक्टर हम लिखने जा रहे हैं ये बहुत पूछे जाते हैं, ध्यान रखिए। एक है मदना, एक मदना है, एक गॉड है दोनों, ठीक है। एक बसंता है, ये दोनों कौन है? ये गॉड्स हैं। ये कैरेक्टर पूछे जाते हैं कि मदन और बसंत गॉड किस प्ले में?
ठीक है, अब हम इतना हो गया क्लियर? ठीक है, अब हम बात करते हैं चित्रा की। चित्रा कौन है? ये मणिपुर के राजा की डॉटर है, डॉटर ऑफ किंग मणिपुर, डॉटर ऑफ द किंग ऑफ मणिपुर, ये मणिपुर के किंग की डॉटर। ओके, अर्जुन को आप जानते हैं, इनके बारे में ज्यादा कुछ लिखना ही नहीं, जो पांडव है उनमें से एक है। मेनली इन्हीं दोनों की कहानी। और जैसे ही प्ले स्टार्ट होता है तो चित्रा जो होती है वो गॉड ऑफ लव से प्रार्थना कर रही होती है। किससे प्रार्थना करती है? गॉड ऑफ लव से। As the play starts, चित्रा plays Lord of Love। ये मेन पॉइंट्स आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद हम आपको चित्रा की हल्की फुल्की थीम बता रहे हैं, फिर आगे चलते हैं। हाँ बेटा, हो गया? यस सर। सब बच्चों ने लिख लिया? इसको हटा दें? यस सर, लिख लिया। देखिए, अब सब बच्चे हमारी ओर ध्यान दें, और इसकी थीम हम आपको आवाज क्लियर पहुंच रही है हमारी? यस सर, यस सर। यस सर। इसकी थीम हम आपको समझा रहे हैं 5 मिनट में, समझ देखिए। इसमें जो 2 गार्ड हैं, एक तो मदन है, एक गॉड ऑफ लव या लॉर्ड ऑफ लव कहेंगे, और दूसरे इसमें बसंता है, जो गॉड ऑफ स्प्रिंग सीजन। ठीक है, अब होता क्या है बेटा कि आपको ध्यान होगा कि अज्ञातवास के दौरान, ठीक है, ड्यूरिंग द एग्जाइल, अज्ञातवास के दौरान पांडव जो थे वो जगह जगह भटकते घूम रहे थे। तो अर्जुन जो थे वो मणिपुर, जो राज्य था मणिपुर, वहां के राजा के यहाँ पहुंचे थे। तो वहां पर जब वो पहुंचे थे तो उनकी जो डॉक्टर थी उनसे उनकी मुलाकात हुई। अर्जुन को नहीं मालूम था कि ये राजा की डॉक्टर चित्रा है, उन्हें नहीं मालूम। तो चित्रा जो थी, she was the only daughter of her father and she has been brought just like a boy। उसे बॉय के रूप में पाला गया, उससे घुड़सवारी करना ये सब आता था, ठीक है, शिकार करना, घुड़सवारी करना, ये सब आता था। She did not have the womanish qualities, उसके अंदर स्त्रियों वाले गुण नहीं थे, हाथ पांव खुरदुरे थे, चेहरा बड़ा अजीब सा। उसकी मुलाकात जब अर्जुन से हुई तो अर्जुन was also a great warrior, so Chitra was attracted towards the beauty of Arjun and she fell in love with Arjun। She put the proposal of marriage before Arjun, लेकिन अर्जुन उसके प्रेम शादी के प्रस्ताव को रिजेक्ट कर देता, क्योंकि वो सुंदर नहीं होती। चित्रा को बड़ा गुस्सा आता है, वो भगवान के पास जाती है, मदन और बसंता के पास, और उनसे कहती है
कि मुझे एक दिन के लिए दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री बना। बहुत पूजा वूजा उनकी करती है, वो खुश हो जाती, कहते क्या चाहिए तुम? वो कहती एक दिन के लिए मुझे दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री। तो मदन एंड बसंता दे बिकम वेरी मच हैप्पी। दे से नॉट टू थिंक फॉर वन डे, आई विल प्रोवाइड यू ब्यूटी फॉर वन ईयर। वो कहते हैं हम तुम्हें एक साल के लिए सुंदरता प्रदान। चित्रा सारी सुंदरता अज्यूम करती है और अज्यूम करके जो है वो अर्जुन के पास पहुंच जाती है। अर्जुन को नहीं मालूम होता है चित्रा है, चित्रांगदा है, अर्जुन को नहीं मालूम। Now Chitra, she becomes the most beautiful lady on the world. When Arjun sees her, he falls in love with Chitra. They both get married, एक दूसरे से प्रेम करने लगते, शादी करने लगते, साथ साथ। अब चित्रा को डर लगता है कि ऐसा ना हो कि जब एक साल पूरा होगा तब क्या होगा, अर्जुन मुझे छोड़ के चला जाएगा। अब ये चित्रा चूंकि बहुत बहादुर लेडी थी और तो इसके डर की वजह से इनके राज में डाकू वगैरह नहीं घुसते। फिर इसने अपनी प्रजा से सबसे कह दिया, चित्रा जो है वो कहीं तीर्थ यात्रा पर गई है, तो इस वजह से चोर डाकू जो है लूटपाट होने लगी राज्य में। लेकिन चित्रा को हर समय अर्जुन के साथ रहती। धीरे धीरे अर्जुन जो होते हैं चित्रा की सुंदरता से ऊबने लगते, क्योंकि फिजिकल ब्यूटी किसी को भी लंबे समय तक बांध कर नहीं रख सकती। फिजिकल ब्यूटी जस्ट लाइक a 9 days wonder that comes and goes. तो उसकी ब्यूटी से ऊबने लगती। एक दिन कुछ लोगों की लूटपाट होती है, अर्जुन वहां जाते हैं तो पूछते हैं भाई क्या तुम्हारे राज्य का कोई सिपाही नहीं है? तो वो कहते हैं कि पहले चित्रा थी, वो लेडी थी, बहुत बहादुर थी, गांव के लोग उनकी तारीफ करते हैं कि देखने में जरूर वो सुंदर नहीं थी, बहुत बहादुर थी, उनकी डर की वजह से कोई यहाँ आता नहीं। तो अर्जुन जब ये सुनते हैं तो अर्जुन के मन ही मन चित्रा के प्रति आकर्षण पैदा होता है कि इतनी बहादुर लेडी से काश की मैं मिलता। और धीरे धीरे वो फिजिकल ब्यूटी में वो इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया। अब उनके दिमाग में वो चित्रा रहती, वो बहादुर लेडी, सोचते हैं कितनी बहादुर वो है। और इस प्रकार जो है काफी समय बीत जाता है। उधर साल पूरा होने को आता है तो एक दिन अर्जुन चित्रा के वो अपनी वाइफ यानी वही चित्रा के सामने ही चित्रा की तारीफ करते हैं कि काश कि वो चित्रा से मैं मिल पाता, जो इतनी बहादुर है, उसकी इतनी बहादुरी के कारनामे। तो फिर वो सी डिस्क्लोजेज एवरीथिंग, फिर वो हर बात को डिस्क्लोज कर देती है कि वही चित्रा है। और फिर वो सारा किस्सा अर्जुन को सुना तो अर्जुन, और फिर उसके बाद में उसकी ब्यूटी भी खत्म हो जाती है। वो अपनी वही पहले वाली भद्दी जो उसकी पर्सनालिटी होती है उसी में प्रकट होती है। अर्जुन उसे देखते हैं और अब वो फिर से चित्रा से उसी लेडी से लव करते हैं, लेकिन इस बार वो उसकी फिजिकल ब्यूटी से नहीं बल्कि ही लव्स द क्वालिटीज ऑफ हिज लाइफ। तो ये बताने की कोशिश की है कि virtue can win a person forever. Physical beauty cannot win the heart of a person forever. इस तरह और लास्ट में अर्जुन उसे स्वीकार करते हैं। क्लियर हो गया बेटा? समझ में आ गया चित्रा? अब देखिएगा एक टैगोर की एक बहुत अच्छी कहानी और भी है, उसको भी हम आपको बताते हैं जल्दी से भी, क्योंकि आज हम सोच रहे हैं टैगोर कंप्लीट ही कर दें। द चाइल्ड्स रिटर्न।
ऐसा जी थोड़ा बताइए। नलिनी जो नलिनी हाँ प्ले है, वो है तो बहुत वर्क इनकी, लेकिन मेन में ले रहे हैं बेटा। अगर आप बताएंगे तो मुझे मुझसे भी बढ़ा देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं चार्ल्स रिटर। चार्ल्स रिटर को बोर्ड पे समझाते हैं। चार्ल्स रिटर किसी बच्चे ने पढ़ी है, ये बताओ। आज आपके साथी लोग जुड़े नहीं, बहुत कम बच्चे नहीं जुड़े नहीं हैं। पढ़ी है सर। हमें लगता है बच्चे थक गए, आप तो आधे जुड़े भी नहीं। चलिए भाई, देखिएगा आज हम बात करते हैं दी चार्ल्स रिटर्न। देखिए चार्ल्स रिटर्न जो है ये बहुत ही अच्छी कहानी है टैगोर की। और ये जो कहानी है वो अंधविश्वास पर आधारित है। किस पर? सुपरस्टिशन। सुपरस्टिशन पर आधारित, अंधविश्वास पर कहानी आधारित। इस कहानी के कैरेक्टर्स आपको अक्सर पूछे जा सकते हैं। इसमें मेन कैरेक्टर जो है वो रायचरण का है। मेन कैरेक्टर रायचरण का है। और रायचरण जो था इयर्स का था ये। तब से ये नौकर था। बहुत ध्यान से सुनिए। रायचरण जो होता है ये एक नौकर होता है और ये 12 साल का होता है तब से नौकर अपने मालिक के। मालिक के यहाँ एक छोटा सा बच्चा होता है जिसका नाम होता है अनुकूल। मालिक का लड़का होता है जिसका नाम होता है। अनुकूल को ये दिन रात खिलाता है, दिन रात खिलाता है। पूरी जिम्मेदारी अनुकूल की इसी के ऊपर। धीरे धीरे अनुकूल जो है वो बड़ा हो जाता है। बड़ा होकर के बैरिस्टर बनता है। ठीक है, और अनुकूल की शादी हो जाती है। अनुकूल की शादी होने के बाद अब रायचरण भी खूब बड़ा हो जाता है। रायचरण की भी शादी हो जाती है। अनुकूल की शादी हो जाती। अनुकूल के एक चाइल्ड भी हो जाता है, एक लड़का होता है। लड़का बहुत सुंदर होता है, वेरी ब्यूटीफुल। और ये जो होता है रायचरण को चाचा कह के पुकारता, चाचा ऐसे। चूंकि अनुकूल एक जज होता है, पैसे वाला होता है, एक बच्चा हमेशा बढ़िया बेहतरीन ड्रेस, इसकी परवरिश बहुत अच्छी होती है और पूरे सोने के गहने हर समय बच्चा पहनता है। इसकी पूरी जिम्मेदारी रायचरण पर होती है। जहाँ पर ये लोग रहते हैं वहीं पर एक नदी होती है, बहुत बड़ी नदी होती है। समझ में आ रहा है बेटा? आवाज पहुंच रही क्लियर? यस सर। जी तो एक नदी होती है, बरसात के दिन होते हैं। रायचरण अनुकूल के लड़के को लेकर के, बच्चे को लेकर के उससे चाचा चाचा कहता था। छोटा सा बच्चा होता है, सिर्फ 2, 2.5, 3 साल का, और बल्कि छोटे ही होता है, 1.5 साल का होता है, बोल नहीं पाता था। ये उस नदी के किनारे खेलते हैं। रायचरण जो होता है वो फूल तोड़ने लगता है
क्योंकि ये बच्चा जिद करता है कि हमें वो सफेद वाले फूल चाहिए, जिद्दी बहुत होता है। तो रायचरण बेचारा जो है वो फूल तोड़ने के लिए पेड़ के पास दलदल होता वहां पहुंच जाता है। ये बच्चा धीरे धीरे चलता चलता नदी के पास चला जाता है। नदी में झांक के देखता, इसे ऐसा लगता है कि नदी में परियां हो, और ये बच्चा नदी में गिर जाता है और गिरने के बाद इसकी डेथ हो जाती है। जब इसकी डेथ हो जाती है तो रायचरण जो होते हैं ये पागल हो जाते हैं, बिल्कुल दिमाग खराब हो जाता है, तो चीखते फिरते हैं, बच्चे को मुन्ना मुन्ना करके चीखते हैं। लेकिन चन्ना चन्ना कहता था वो इनसे, चाचा नहीं कहता था, चन्ना कहता था। लेकिन अब चन्ना कहने वाला कोई नहीं। ये ऐसे ही चन्ना सब। अब क्या होता है बेटा, चारों लोगों को ये भी लगता है कि ये बच्चा इतने गहने पहने था, ऐसा नहीं से किसी ने किडनैप कर लिया। लेकिन बच्चे की बहुत तलाश होती है, बच्चा नहीं मिलता तो अनकुल रायचरण को जो है अपने घर से निकाल देता। कहता, रायचरण तुम मेरे पुराने नौकर हो, वरना मैं तुम्हारे खिलाफ कानूनी एक्शन भी ले, तुम मेरा घर यहाँ से हमेशा के लिए छोड़ दो, ठीक है, मत आना मेरे। और इनकी वाइफ को लगता है कि रायचरण ने ही लड़का उसका मार डाला है, इसने ही उसके गहने सब चुरा लिया, यानी हर तरफ से रायचरण पर ही दोष लगाया जाता है। कुछ दिनों के बाद अनुकूल का ट्रांसफर हो जाता है, ये जो होता है शहर में आ जाता है। रायचरण के यहाँ भी एक लड़के का जन्म होता है। रायचरण के वाइफ जो है वो लड़के को जन्म देती है। रायचरण अपने लड़के को बिल्कुल भी लव नहीं करता, बिल्कुल से घृणा करता। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि जब वो लड़का छोटा बोलना स्टार्ट किया तो उस लड़के ने रायचरण से चन्ना चन्ना कहना शुरू किया। तो रायचरण का दिमाग खराब हो गया कि ये बच्चा मुझसे चन्ना क्यों कहता है। तो इसे लगता है कि ये इसके मालिक का कोई मरा हुआ लड़का है जिसने आज मेरे घर में आकर के जन्म लिया। तो अब ये अपने लड़के से बहुत प्रेम करने लगा, क्योंकि ये अपने लड़के को अपने मालिक का ये लड़का समझता है। एक गरीब मजदूर होता है, लेकिन कहता है, हे मालिक, तुम मुझ गरीब के घर पैदा हुए हो, तुम्हें मैं किसी चीज की कोई कमी नहीं छोड़ने दूंगा। तो रायचरण जो होता है, अच्छा, रायचरण की वाइफ जो होती है उसकी डेथ हो जाती है। रायचरण काम धाम बंद कर देता है, दिन रात बच्चे को ऐसे ही खिलाता है जैसे वो अनुकूल के बच्चे को खिलाता है। गांव के बच्चों के साथ खेलने नहीं देता उसे, हाथ पांव में मिट्टी लग जाती, चार चार बार धोता है। और उसने अपनी खेती बेच देता थोड़ी, सबसे बढ़िया जैसे कपड़े अनुकूल के लड़का पहनता था वैसे ही कपड़े खरीद के लाता है। वाइफ के कुछ गहने होते उनसे उनको बेचकर उसके लिए गहने बनवाता। और जब भी कहीं जाता तो लोग पूछते थे किसका बच्चा है, तो रायचरण ही नहीं कहता था मेरा लड़का है, कहता था ये मेरे मालिक का लड़का है, मैं इसका नौकर हूँ। अब दुख की बात ये थी, कुछ दिनों के बाद ये लड़का भी रायचरण को अपना नौकर ही समझने लगता। इसे लगता है हमारे माता पिता कहीं और है और रायचरण हमारे नौकर। अब ये लड़का बड़ा हुआ तो इसे इंग्लिश मीडियम में सबसे बेहतरीन स्कूल में इसका एडमिशन करा। रायचरण दिन रात मेहनत करता था। लड़के को अगर 2000 रुपए चाहिए तो 2000 देता था, 5000 चाहिए तो 5000। जितनी प्रॉपर्टी रायचरण के पास थी उसने सब बेच दी, और लड़का ऐसे रहता था, उसे देख के लगता था जैसे किसी करोड़पति का लड़का हो। खूब गहने, लॉकेट, घड़ी और बढ़िया अंगूठी पहनता था, बेहतरीन सूट पहनता था, हजारों हजारों रुपए का सूट पहनता था। और रायचरण बेचारे
फटे हाल घूमते रहते। रायचरण से दिन रात लेने जाते। जब लड़का बहुत बड़ा हो गया, जब लड़का बड़ा हो गया, यूनिवर्सिटी जाने का मतलब बड़े कॉलेज में जाने का नौबत आया, तब तक रायचरण के पास पैसा सब खत्म हो गया। पैसा भी खत्म हो गया, रायचरण के शरीर में दम भी नहीं रही कि वो मेहनत कर। तो उसने अपने लड़के से कहा कि बेटा तुम मेरे साथ चलो, आज मैं तुम्हें कुछ लोगों से मिलाने ले जा रहा हूँ। तो ये पता निकालते निकालते अनुकूल के यहाँ आ गया। ये अनुकूल के यहाँ आ गया। जब अनुकूल के यहाँ आया तो इसने अपने लड़के को बाहर खड़ा कर दिया कि तुम यहीं रुको, हम अपने एक मित्र से मिल के आते। रायचरण अनुकूल के पास गया। अनुकूल बुढ़ा हो चुका था तब तक। अनुकूल की दूसरी औलाद भी नहीं हुई थी। बस इनकी वाइफ की हालत पागलों जैसी थी कि वो बच्चे प्रसव नहीं पाए। अनुकूल रायचरण को देख के थोड़ा सा खुश हुए, लेकिन गुस्सा भी आए, इस नौकर की वजह से हमारा घर बर्बाद। अनुकूल ने पूछा रायचरण कैसे आए हो? बैठो बैठो, आओ, कैसे आना? रायचरण ने आकर के अनुकूल के पांव पकड़ लिए, बोला सर मुझे माफ कर। अनुकूल ने कहा किस बात की माफी? रायचरण कहता है मुझसे भूल हो गई। अनुकूल कहता क्या भूल हो गई? रायचरण कहता है अनुकूल से मालिक तुम्हारा लड़का मरा नहीं था, तुम्हारे लड़के को मैंने चुरा, रियल में मर गया। तो अनुकूल कहता क्या बकते? कहता हाँ। कहता आपका लड़का इतना सुंदर था कि मेरी नीयत खराब हो गई, मेरे कोई औलाद नहीं थी इसलिए मैंने लड़के को चुरा। अनुकूल कहता है मेरा लड़का कहाँ है? कहता अब लड़का बड़ा हो चुका है तुम्हारा, लेकिन अब मेरे पास इतना पावर नहीं, इतना पैसा नहीं है कि मैं उसको बढ़िया जगह रख सकूं, मेरी पत्नी भी नहीं, इसीलिए मैं तुम्हारा लड़का तुम्हें लौटा। तो रायचरण अपने लड़के को अनुकूल के लिए दे देता, कहता यही तुम्हारा लड़का है। तो अनुकूल चूंकि लायर होता है, जज है, तो कहता ये मैं कैसे मान लूं, क्या सबूत है ये मेरा लड़का है? तो रायचरण कहता ठीक है, अगर आपको सबूत चाहिए तो ये बताओ इतना सुंदर स्मार्ट लड़का मुझ भिखारी के यहाँ कैसे आ सकता? तो अनुकूल को भी विश्वास हो गया, उसकी पत्नी को भी विश्वास हो गया, और अनुकूल ने रायचरण के लड़के को अपना लड़का मानकर उसे अडॉप्ट कर लिया। रायचरण ने कहा कि मालिक एक मेरे ऊपर उपकार और कर दो, मुझे अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दो ताकि मैं तुम्हारी नौकरी भी करता रहूं और तुम्हारे घर में अपना बुढ़ापा जीवन काटूं। अनुकूल ने कहा नहीं रायचरण, तुमने एक बार मेरा लड़का चुराया, तुम्हारी नीयत खराब हो गई, अब दोबारा पता नहीं तुम्हारी किस चीज पर नीयत खराब हो, तुम मेरे घर में अब नहीं रह सकते हो किसी। तो रायचरण चल देता है। रायचरण का लड़का जो अनुकूल का लड़का है वो खुश हो जाता है, उसे लगता है कि हमारे पिता जज हैं, अरबों खरबों की प्रॉपर्टी। तो वो लड़का अनुकूल से कहता कि पिताजी इस नौकर को जिसने मुझे इतना पाला इसको कुछ पैसे दे दो ताकि ये जो अपने जीवन यापन कर सके। अनुकूल कहते हैं ठीक है, ये बात सही है। तब तक रायचरण चला। कुछ दिनों के बाद अनुकूल एक मनी ऑर्डर करते हैं रायचरण के पते पर, लेकिन दुख ये होता है वो मनी ऑर्डर अनुकूल के पास वापस लौट जाता है कि उस स्थान पर रायचरण के नाम का कोई व्यक्ति नहीं होता। रायचरण पता नहीं दुनिया में कहाँ चला। तो इस प्रकार रायचरण अपने लड़के को सैक्रिफाइस कर देता है अपनी माँ के लिए। रोई बेटा समझ में आ गई? यस सर। तो ये सर अंधविश्वासी कैसे है नाटक? हाँ, अंधविश्वासी तो है और क्या। ये अर्चना आपको बेटा बताएं हम,
ये इतनी इमोशनल स्टोरी है जो तो हमने आपको कहानी सुनाई, आपने पढ़ी नहीं है। जब फर्स्ट टाइम हमने पढ़ी तो 8-10 दिन तो हम इसको भूल ही नहीं पाए, इतनी जबरदस्त। और इसमें डायलॉग्स ऐसे इमोशनल हैं, इतने इमोशनल डायलॉग हैं कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। बहुत जबरदस्त टचिंग स्टोरी। चलिए चलिए इसको हटाइए। अब 10 मिनट हम आपसे और बात करते हैं काबली वाला के बारे में। और काबली वाला से हो सकता क्वेश्चन कुछ मिल जाए, क्योंकि काबुल में तो हंगामा चल ही रहा है। तो हो सकता है वहां से कुछ काबली वाला मिल जाए आपको। काबली वाला कितने बच्चों ने पढ़ी है बताएं? हेलो। नहीं सर। हाँ वंदना बता रही, बेटा बताओ वंदना। सर स्टोरी थी वो सर, ऐसी 9th क्लास में थी सर स्टोरी, तो वो पढ़ाई थी सर अब वो तो है, बच्चों को। क्या क्या ध्यान है हाँ काबली सर। वाला? हाँ सर, मिनी नाम की एक लड़की होती है जी और जी। उसके पापा होते हैं। तो वो सर छोटी होती है बच्ची, 5 साल की। तो वो बकवास काबुली वाला क्वेश्चन बहुत काबुली वाला। पूछती है। हाँ बस। हाँ वो बहुत चलिए क्वेश्चन चलिए पूछती है सर। हाँ चलिए तो चलिए वही माफ स्टोरी है से सर। आपको। देखिए काबली वाला बहुत अच्छी कहानी है टैगोर की। ये भी बड़ा टचिंग कहानी है काबली। एक सज्जन होते हैं, वो बहुत बड़े राइटर भी होते हैं, नॉवेल इत्यादि लिखते हैं बैठ के। उनकी एक लड़की होती है जिसका मिनी नाम होता है, छोटी सी बच्ची, बहुत छोटी। मिनी की एक आदत है, मिनी हैज अ हैबिट दैट शी गोज ऑन आस्किंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम हर फादर एज वेल एज हर मदर। मिनी की एक आदत होती है कि वो हर किसी से प्रश्न पूछने लगती। कोई बात होती तो ये कौआ यहाँ क्यों बैठा, बारिश क्यों होती, बादल क्यों आते, पता नहीं कहाँ कहाँ के क्वेश्चन पूछते। पिताजी भी बेचारे बड़ा धैर्य से एक एक क्वेश्चन का जवाब देते। पिताजी नॉवेल वगैरह लिखा करते थे बैठ करके, तो ही डज नॉट वांट दैट ही शुड बी डिस्टर्ब। वो नहीं चाहते थे कि मैं को डिस्टर्ब। एक दिन जो था, काबली वाला वहां से आया। काबली वाला एक व्यापारी था काबुल में। वो ड्राई फ्रूट्स बेचा करता, ये मुनक्के और किशमिश, बादाम, काजू, ये सब इत्यादि बेचा करता। तो वहां से निकला तो उस देख करके मिनी चीख पड़ी कि काबली वाला, काबली वाला। मिनी जब वहां पहुंचती है तो उसका रूप रंग देख के वो डर से जाती है। उसे लगता है ऐसा तो नहीं, इसके पास जो बैग है इसमें बच्चे उच्चे बंद कर लेता हूँ। अच्छा उसकी मदर भी डर जाती है कि ये पता नहीं बच्चा पकड़ने वाला है। लेकिन वेरी सुन शी कम्स टू नो दैट काबली वाला इज ए मैन ऑफ गुड नेचर। जल्दी उसे पता लग जाता है कि काबली वाला बहुत अच्छे स्वभाव का व्यक्ति है। काबली वाला से वो कुछ चीजें खरीदती है, कुछ ड्राई फ्रूट्स लेती है। कोई बात नहीं, 1-2 दिन के बाद काबली वाला फिर आ जाता है और मिनी उसे देख के बाहर आ जाता है। उस दिन मिनी के पास पैसे नहीं होते, तो काबली वाला उसे कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐसे ही देता है। काबली वाला ऑफर सम ड्राई फ्रूट्स टू मिनी, but at the same time the father of Minnie comes and he does not like that Minnie should take dry fruits without paying. So that's why he pays some money to काबली वाला। तो काबली वाला कुछ कुछ पैसे पे कर देता है। काबली वाला की मिनी की दोस्ती हो जाती है और लगभग दूसरे तीसरे दिन काबली वाला आता जरूर था मिनी से मिलने और घंटों बैठ के बतलाता। फादर को कुछ नहीं खराब लगता, मदर को बड़ा डर लगता था कि ये ठीक नहीं है। कभी कभी फादर ऑफ मिनी ऑल्सो टॉक्स काबली वाला, वो भी काबली वाला से बैठ के खूब बातें करते हैं। काबुल का होता है, वहाँ का सारा डिस्क्रिप्शन। एक दिन क्या होता है, बड़ा शोर मचने लगता है बाहर, भीड़ होती है। तो मिनी के फादर बाहर निकल के जाते हैं, देखते क्या हो गया। तो 2 पुलिस वाले
काबली वाला को हथकड़ी लगाए हुए ले जा रहे हैं। मिनी के फादर पहुंचते, कहते भाई इसको इसने क्या किया सर? तो पुलिसमैन कहते हैं इस काबली वाला ने जो है वो यहाँ के बहुत बड़े एक सेठ हैं, मिनिस्टर भी हैं, सेठ भी हैं, उनके यहाँ जो इसने चोरी की, इसलिए इसको अरेस्ट किया जाए। उसी समय मिनी भी आ जाती है। मिनी जो है वो काबली वाला से पूछती, काबली वाला कहाँ जा रहे? तो काबली वाला कहता है मैं ससुराल जा रहा हूँ। कोई बात नहीं, बात खत्म हो जाती, काबली वाला जो है चला जाता। समय बीतता जाता है, धीरे धीरे मिनी काबली वाला को भूल जाती है। मिनी जवान हो जाती, यंग हो जाती, उसकी शादी होने वाली हो। तो शादी के दिन खुशी का कार्यक्रम चल रहा होता है। एवरी पर्सन इज वेरी मच हैप्पी। अब मिनी बच्ची नहीं रही है, शी हैज बिकम एडल्ट, वयस्क हो गई, शादी होने जा रही उसकी, और शी इज डेकोरेटेड एज ए ब्राइड, दुल्हन के रूप में वो सजी हुई, सजी धजी है। उसके पिताजी कमरे में बैठे होते हैं। एट द सेम टाइम काबली वाला का बस काबली वाला आ जाता है, कुछ गिफ्ट लेकर के आता है थैले में। पिताजी देख करके पहले तो पहचान नहीं पाते कि समय बहुत हो चुका है, उसे 25 साल की सजा होती, लेकिन वो 25 साल से पहले ही छूटा। तो वो कहते हैं कि अरे काबली वाला तुम आ गए, आओ बैठो भाई, और तुम तो 25 साल की तुम्हें सजा हुई थी, जल्दी कैसे आ गए, क्या हुआ? तो उसने कहा कि सर जो चोरी का इल्जाम मुझ पर लगाया गया था वो गलत था। वो सेठ के, वो मंत्री जी के दूसरे नौकर ने चोरी की, इल्जाम मुझ पर लगा दिया। तो वो मिनी के फादर कहते हैं पता कैसे लगा? तो कहता पता ऐसे लगा कि उसी नौकर ने दोबारा चोरी की और वो पकड़ा गया। जब उसको टार्चर किया गया तो उसने पहली चोरी भी पकड़ी, तो सरकार ने मुझे निर्दोष साबित किया और मुझे जेल से छोड़ दिया। तो कुछ उपहार वगैरह लेके आता, कहता है कि मैं मिनी से मिलना चाहता। तो पहले पिताजी कहते हैं कि ये चोर कहाँ आ गया, हमारे यहाँ शादी फंक्शन, सोचते ला इसे टाल। तो कहते हैं मिनी से अभी तुम नहीं मिल सकते हो, और मिनी जो है वो एक काम में व्यस्त है, और काबली वाला तुम अभी जाओ, हम तुमसे बाद में बात करेंगे, हमारे यहाँ फंक्शन है, कार्यक्रम। तो काबली वाला कहता है कि ठीक है, मुझे कोई इतराज नहीं, आई विल लीव द प्लेस, लेकिन जाने से पहले एक बार मुझे मिनी से मिलना होगा। तो कहता तुम क्यों मिनी से मिलना चाहते? तो वो कहता है कि मेरी भी एक लड़की थी जो मिनी के समान थी, और चूंकि मैं अपने देश से बहुत दूर हूँ, अब तो वो जवान भी हो गई, कई साल हो गए मैं अपने घर नहीं पहुंचा, मुझे अपनी लड़की की बहुत याद आती है। जब भी उसकी याद आती थी बचपन में, सॉरी, जब भी कई साल पहले उसकी याद आती थी, तो मैं तुम्हारी लड़की मिनी से बातें करने आ जाता हूँ, क्योंकि मिनी में मुझे अपनी लड़की की झलक नजर आती है। वो भी ऐसे ज्यादा बातें करती है, ऐसे स्नेह प्रेम मेरे दिल करती है। मैं कोई प्रॉफिट लेने नहीं आता था उससे, क्योंकि आपकी लड़की मुझे, मेरी लड़की मिनी, आपकी लड़की मिनी मेरी लड़की की याद करती है। मेरा मन हो रहा है कि मैं वापस जाऊं अपनी लड़की के पास, क्योंकि वो शादी लायक हो गई होगी, कई साल हो गए मुझे यहाँ, लेकिन मेरे पास, चूंकि मैं जेल से निकल के आया, मेरे पास धन भी नहीं है, पैसा भी नहीं है जो मैं अभी लौट के जाऊं। तो आपकी डॉक्टर से मैं इसलिए मिलना चाहता हूँ क्योंकि उसे देख करके मुझे खुशी होती है, ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी डॉक्टर से बात कर रहा हूँ। तो पिताजी भी बड़ा इमोशनल हो जाते हैं, मदर भी आ जाती, कहती देखो हम लोग कितना गलत समझते थे, हम तो समझते थे बच्चा चोर है, पता नहीं क्या क्या थॉट्स आते थे, और ये कितना सज्जन व्यक्ति, कितना बढ़िया व्यक्ति। तुरंत मिनी को बुलाया जाता है, मिनी साड़ी पहने होती, दुल्हन के लिबास में होती। मिनी को देखकर काबली वाला खुश हो जाता है,
मिनी पहले तो पहचान नहीं पाती, तो फिर काबली वाला उससे कहता, मिनी मुझे लगता तुम भी ससुराल जा रही हो, क्योंकि एक बार तुमने मुझसे पूछा था कहाँ जा रहे हो, तो मैं भी ससुराल जा रहा हूँ। तो मिनी को याद आता अरे काबली वाला, तो वो बहुत खुश हो जाती है। मिनी अपने को कुछ गिफ्ट वगैरह लेके आती है, उससे बड़ा खुशी होती है। तब वो कहता है कि देखो, एक पिता के लिए सबसे खुशी का समय वो होता है जब उसकी डॉटर दुल्हन बन करके शादी करने वाली है। और मेरी भी डॉटर ऐसी ही होगी, लेकिन मैं इतना बदनसीब हूँ कि मैं शायद उसकी शादी तक वहां पहुंच पाऊँ ना पहुंच पाऊँ, क्या पता मुझे। तो उसके पिताजी बड़ा इमोशनली अटैच हो जाते हैं। वो उसे कुछ पैसे निकाल के देते हैं, कहते काबली वाला इसी समय तुम अपने घर लौट जाओ, ये पैसे ले जाओ और अपनी डॉटर से मिलो जाकर, क्योंकि कितने सालों से तुम उससे दूर हो। परिस्थितियां इंसान को अपने घर से बहुत दूर कर देती, इतना दूर कि इंसान चाह के भी घर पे वापस नहीं लौट सकता। उसे पैसे ले देते हैं और काबली वाला अपने घर लौट जाता है अपनी डॉक्टर से मिलने। उसे लगता है कि वो भी शादी की हो गई होगी, वो भी मिन्नी के ही बराबर होगी। इस प्रकार काबली वाला वहां से चला। इस तरह की कहानी है इमोशनल। क्लियर? समझ आगे बेटा? देखिए यस सर। टैगोर की यस सर। कितनी वंदना ऐसी तो है, कुछ चेंज है, हमें नहीं ध्यान नहीं, नहीं सर, यही ऐसे है ही बिल्कुल होगा, यही। ऐसे ही होगा। वो एक माखन की कहानी होती है, माखन चक्रवर्ती, ऐसे नहीं सॉरी, हाँ, माखन और उसका भाई फटिक चक्रवर्ती, उनकी कहानी। माखन और फटिक बिहार का टू ब्रदर्स, ये दोनों सगे सगे भाई होते हैं, लेकिन इनका स्वभाव बड़ा अलग होता है। फटिक जो होता है, ही इज द रिंग लीडर ऑफ द विलेज। कलकत्ता के पास एक गांव होता है, वहां का हिस्सा है। और फटिक जो होता है वो रिंग लीडर होता है, नेता होता है अपने गांव के। जो शैतान बच्चे होते हैं, शरारती बच्चे, उसका नेता होता है। उसका नाम होता है फटिक चक्रवर्ती। उसका छोटा भाई होता है माखन। माखन इज ए वेरी सीरियस बॉय। माखन बहुत ही सीरियस लड़का होता है। ही टेक्स इंटरेस्ट इन स्टडी, पढ़ाई में इंटरेस्ट लेता है। लेकिन चक्रवर्ती, फटिक चक्रवर्ती, he is a naughty boy, he doesn't take interest in study। जैसे स्टोरी स्टार्ट होती है, हमें पता लगता है कि फटिक जो है अपने साथियों के साथ एक लट्ठा पड़ा होता है नदी के किनारे, इसकी नाव बनने को होती है। तो साथियों से कहता है कि इसे धकेल के नदी में गिरा दो। तो ये लोग धकेलने को होते हैं, इनका भाई माखन आ जाता है, ऐसा मत करो। वो भी बैठ जाता लट्ठे की, मैं तुम्हें धकेलने नहीं दूंगा, इस लट्ठे को नुकसान नहीं करने दूंगा, पानी में नहीं डालूंगा। लेकिन वो धक्का देता है, माखन गिर जाता है। माखन फटिक को पीटता है, ठीक है, और अपने आप रोता हुआ घर पहुंच जाता है। मदर से शिकायत करता है कि मदर, मुझे फटिक ने धक्का दिया। मदर फिर उसे डांटती है, लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है। उसी समय एक सज्जन आ जाते हैं जिनका नाम बिशंबर होता है। हालांकि इससे पहले इन सज्जन से मुलाकात हो चुकी होती फटिक की। वो फटिक से एड्रेस पूछते हैं, तो ये फटिक जो है इन सज्जन को बिशंबर को उल्टा सीधा एड्रेस बता देता है। उसे नहीं मालूम है कौन है, रियल में वो उसके मामा होते हैं, उसकी मदर के भाई होते हैं। बिशंबर आते हैं तो फटिक की माँ उन्हें देखकर खुश हो जाती है। अब ये बिशंबर जो होते हैं शादी के समय ही थे, और शादी के बाद ये बॉम्बे चले गए थे बिजनेस करने, और कई सालों तक बॉम्बे में थे। अब कई सालों बाद ये लौट कर कलकत्ता में आ गए यहाँ रहने लगे। तो कई सालों के बाद यहाँ आए तो फटिक की माँ कहती है
कि हाँ, वो पूछते हैं कि फटिक इनकी पढ़ाई कैसी चल रही है। तो माँ कहती कि भाई देखो माखन तो सही है, लेकिन फटिक हमारा बड़ा शैतान बच्चा, हम चाहते भैया कि ठीक ठाक हो जाए, पढ़ लिख जाए कुछ बन जाए। तो कहते हैं दिसंबर कहते हैं कोई बात नहीं दीदी, ऐसा करो इसे मेरे साथ कलकत्ता भेज दो, मैं इसका वही दाखिला करा दूंगा, इसको वही पढ़ाऊंगा, कुछ बन जाएगा, यहाँ गांव के लड़कों के साथ घूमते हमारा मन। अब फटिक को पता लगता है कि वो कलकत्ता जा रहा है तो बड़ा खुश होता है, पूरे गांव में ढिंढोरा पीट देता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होंगी, गाड़ियां होंगी, ये होंगी, बहुत खुश होता है। बेचारा कलकत्ता पहुंचता तो एक तो उनकी मामी उसे देख के जल बुझ जाती है, वो उससे नाराज हो जाती है, क्योंकि द वाइफ ऑफ दिसंबर डज नॉट लाइक फटिक। फटिक को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, फटिक से वो चिढ़ती है, शी डज नॉट लाइक फटिक, फटिक से वो चिढ़ती है। Patik doesn't get the freedom as he used to enjoy in the village. Patik is not a brilliant student. He gets admission in a school of Calcutta. And in the school, he is beaten badly. School में उसे पूरी तरह से पीटा जाता है। काम वाम कुछ करता नहीं, पढ़ाई लिखाई होती है उसको। अब ना उसे घूमने को मिलता है, न शरारत करने को मिलता है, बहुत परेशान। वो अपने मामा से कहता है कि मैं घर जाना चाहता हूँ, तो मामा कहते छुट्टियां आ जाए तब जाना, अभी नहीं जाना। एक दिन वो किताब गुम कर देता है तो मामी नाराज होती है, ठीक है, स्कूल में उसकी पिटाई भी लगती है, काम भी नहीं करता, तो वो घर छोड़ के भाग जाता है। भाग नहीं जाता बल्कि वो अपने घर लौटने की कोशिश करता है। दिसंबर पूछते शाम हो गई, अभी फटिक वापस नहीं आया। फटिक को ढूंढने के लिए लोग निकलते हैं, फटिक नहीं कहीं मिलता। बारिश होने लगती है बहुत देर में, तो पुलिसमैन फटिक को लेकर के आए। फटिक भीगा हुआ होता है। पहले तो आते आते आंटी जी उसकी डांट लगाती, उसे बुखार आ जाता, उसकी हालत बिगड़ जाती, उसे हॉस्पिटलाइज्ड किया जाता। डॉक्टर कहते हैं इसकी हालत खराब हो रही। दिसंबर जो है वो अपनी सिस्टर यानी फटिक की माता के लिए कार भेजते कि जल्दी से आ जाओ, फटिक की तबीयत बहुत खराब। फटिक नींद में कह रहा होता है कि क्या अभी छुट्टियां नहीं आई हैं, मुझे कब घर जाने को मिलेगा। और अस्पताल में बहुत सीरियस हो। उसके बाद उसकी माँ आ जाती है वहां। जब वो माँ आ जाती तो बेहोशी की स्थिति में, माँ फटिक को देखकर रोती चीखती है। फटिक यही कहता है कि छुट्टियां कब आएंगी और मैं घर कब लौटूं। उसके बाद करवट ले लेता है। और हालांकि स्टोरी में नहीं दिखाया कि उसकी डेथ हो जाती है, लेकिन रियल में उसकी डेथ हो जाती है और स्टोरी यही पे खत्म हो। चलिए समझ में आ गया बेटा। अब देखिए, अब हम ये सोच रहे हैं कि टैगोर यहाँ पे रोक दें। अगर कुछ और पढ़ने का आपका मन है तो मैं बता दो।